इसको क्या गाने चलाए जा रहे हो? देखिए ऐसा है। अरे भाई रुक जाओ, क्या हो गया? मैं चला जाता हूँ इस पे, पैनल पे डांस करके दिखाओ अगर चला सकते हो तो। चलो डांस करके दिखाएगा, बोल आजा। सारे करना है फेयरवेल पे। किसका? अच्छा अरे ऐसे नहीं बोलते। अरे क्लास चलो, क्या बोल रहा है? वो कहते हैं ना, इन सबको आज़ाद कराया था मैंने। नहीं, वो बापू के मेम बने हुए ना कि इन सबको आज़ाद कराया था। नहीं देखो आप, ए क्लास ऐसे मत बोला करो, आप लोग पढ़े लिखे लोग, इस तरह की बातें मत क्या करो। उनका कहीं ना कहीं बहुत योगदान रहा होगा भाई, ठीक है ना? क्या चीज़? चलिए सुनिए भाई, क्लास सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान दें। ऐसा है कि जितना डी ब्लॉक था ना वो तो हो गया फिनिश। उसमें एक आध कोई छोटा 1 मार्क का क्वेश्चन रहता है, 2 क्वेश्चन रहते हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन अभी आज की क्लास हम एप ब्लॉक पे लगाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना? तो एप ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। लिखो एप ब्लॉक एलिमेंट्स। कुछ नहीं लिखना ना तुम लोगों को, आगे बैठ जाते पटवारी की तरह, बिल्कुल बैठ गए सर करो, है ना? तुम्हें मतलब पहले वाइट बोर्ड पे लिखवाते थे, लिखना पड़ता था। तो भैया लिखो, इसकी भी आदत डालो तो लिखने की। पीडीएफ आए थे, तुम लोग पीडीएफ सेव करके रख लेते बस, और कुछ तो नहीं करते तुम, लिखते तो नहीं होंगे ना। अच्छा, एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैं जब आपको एप ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करता हूं तो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं लेंथनर्ड्स कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में। और मैं आपको बता दूं एप ब्लॉक इतना छोटा है ना कि मतलब ये मान के चलिए कि 1 घंटे में टॉपिक पूरा हो जाता है एप ब्लॉक का। डी ब्लॉक बहुत बड़ा है, एप ब्लॉक से भी 1 घंटे का है। कोई नहीं, मैं 45 मिनट में करा दूँगा, हो जाएगा। आप चलो मैं 40 में करा दूँगा। सुनो, अरे नहीं होगा तो अगली में कर लेंगे, क्या दिक्कत है? छुट्टी आज थोड़ा लाइटली ले इसको, ज़्यादा क्लास को वैसे मत समझा। तो भैया एप ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर पहली बात सुनिए, मैंने तुम लोगों को बताया था कि एप ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ भरे जाते हैं। जब आपकी 3D सीरीज़ भरती है, निष्का 3D सीरीज़ भरती है तो तब तो कोई भी एलिमेंट एफ का नहीं आता, 4D में भी नहीं आता। लेकिन जब 5D सीरीज़ भरती है तो 5D सीरीज़ के भरने से पहले 14 एलिमेंट्स 4F में जाते हैं। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा? और जो प्रेडिक्ट टेबल मैंने आपको सिखाया था, भूल गए क्या आप लोग? वो जो 14 एलिमेंट्स हैं 5D से पहले 4F में जाते हैं और 6D से पहले 5F में जाते हैं, उनको लेंथनर्ड्स और क्या बुलाते हैं? बोलो, एक्टिनॉइड्स बुलाते हैं। तो मुझे एक बार एनसीईआरटी बुक यहीं पर ही है, मैं कुछ बोर्ड पे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, हालांकि याद तो करना नहीं है वो, मैं कुछ बोर्ड पे लिखता हूँ, ध्यान देना। फिफ्टी 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। इनके नाम है लेंथनम। बच्चों बातें नहीं भाई प्लीज। सीरियम, बोलो क्या बोलोगे इसको? प्रेसोडियम, नियोडिमियम, कौन अच्छे से बोल के दिखाएगा इसको? 59 नंबर को एक एक करके बोलो ना। प्रेसिडीमियम, इसको बोलियो।
चलो तुम लोग चुप ही हो जाओ। ओए क्या चल रहा है क्या तुम लोगों का? देखिए जो मैं आपको समझाने वाला हूँ ना उसको थोड़ा ढंग से सुनना, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मामला पेचीदा रहने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ जगहों पर एक्सेप्शंस हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, उनको हमें सीधा ही याद करना है। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या सिग्निफिकेंस है ना, वो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा। जैसा बताऊँ बिल्कुल ऐप ब्लॉक से बिल्कुल वैसा ही याद कर लेना, बिल्कुल एज इट इज़ हूबहू वही आएगा। अब आप लोग जैसे मुझे बताओ जरा, कहाँ से भरना शुरू होता है ऐप ब्लॉक? जब पहली बार 4f ऑर्बिटल की बारी आएगी, मेरे पास एटॉमिक नंबर है 57। आप जरा याद करें कि तुम लोगों ने सबने ये पढ़ा हुआ है 1s 2s 2p 3s 3p 3d, नहीं याद आ रहा? 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p। और इस बिहाफ पे मैं अगर जाऊं तो ये कुछ इस तरीके से फिलअप करे गए ऑर्बिटल्स हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर मेरे पास कोई एटॉमिक नंबर 57 है जिसका नाम लेंथनम है, तो 57 में क्या आएगा, कहानी क्या बनेगी? तो 57 की अगर मैं बोलूँगा एटॉमिक नंबर 57, गाइस बोर्ड पे देखना, लेंथनम तो 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 10 हो गए, 3s में 2, 3p में 6, 4s में 2, आपको पता होगा 20 हो जाते हैं यहाँ तक। अब 4s के बाद 3d भरती है, 3d सीरीज याद आ गई, और 3d सीरीज 10 वाली, फिर 3d के बाद फिर से 4p वाली सीरीज आती है, कुछ याद नहीं आ रहा तुम लोगों को? फिर 5s आ गया, फिर 4d आ गया, फिर 5p आ गया, और फिर 6s आ गया। गाइस ध्यान सुनना, मैं आपको याद करा दूंगा कॉन्फ़िगरेशन किसी तरीके से, बस आपको बोर्ड पे सुनना अच्छे से। काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 56, बहुत अच्छे दिख रहा है बिल्कुल। 56 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, देखो यहाँ तक 56 है, 6s तक 56 है। अब आपको पता है 57 से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाने चाहिए? 4f में। कहाँ जाने चाहिए? और जैसे ही वो 4f में जाएंगे आप लोगों को पता है कि वो एफ ब्लॉक सीरीज का एलिमेंट बनना चाहिए। और आपको ही पता है कि 5d सीरीज के शुरू होने से पहले ही 4f भरा गया। देखो 3d से पहले कुछ नहीं, 3d वाले आ गए थे, याद करो 3d वाली सीरीज थी पूरी की पूरी, फिर 4d वाली सीरीज आई थी, याद आ रहे हैं? और 3d से पहले कौन था बोलो? 3d से पहले कौन था बोलो? 4s वाले 2 थे, भूल गए क्या? और 4d से पहले कौन था? 4d से पहले देखो, 4d से पहले कौन था? 5s के 2 थे। लेकिन जब बात हम करते हैं कि इसके बाद 4d के बाद, थोड़ा याद करा ही देता हूँ तुम लोगों को, तुम लोग जैसे याद करो, 4s के 2 थे, फिर 3d के 10 थे, फिर 4p के 6 एलिमेंट्स थे फी वाले, याद आ रहे हैं? फिर 5s आ गया था, फिर 4d आ गया था, 4d के बाद कौन आ गया था? 5p। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। 5p के बाद 6s, अरे 2 बार करा चुका हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ ये वाली चीज़। 6s आ गया, 6s के बाद आना तो 5d चाहिए था, लेकिन पहले 4f आता है, इससे 14 एलिमेंट्स बाहर चले जाते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर 4f के बाद बच्चों कौन भरने लगता है? 5d भरने लगता है। लेकिन आपको पता है कि 5d से पहले 4f भरा है, इसी को लेंथनम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अच्छा खासा हमने एक क्लास का समय दिया था सिर्फ इस चीज़ को, पहली क्लास से मैंने यही सिखाया था पूरे प्रेडिक्टेबल में, अगली क्लास भी लेंथनम कॉन्ट्रैक्शन में यही बात कर रहा था बार बार।
2 क्लासेस लगभग हमने यही डिस्कस किया था कि 5D से पहले 4F बढ़ता है और 6D से पहले 5F बढ़ता है। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? अब उस चीज़ को मैं बताता हूँ। तो मैंने बोला 56 तक तो ये है, अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए? बोलो 4F में। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल रीजंस की वजह से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 4F में ना जाके इससे नेक्स्ट ऑर्बिटल किस में जाता है? बोलो 5D में। कहते हैं कि 4F की जो इलेक्ट्रॉन जब कम होते हैं ना तो वो शिफ्ट हो जाते हैं, बोलो लो उस वाली एनर्जी स्टेट में, 5D वाली एनर्जी स्टेट में। तो 4F से बोलो किस में चले गए? 5D में। स्टेट बोलो क्या बना? 6s2 5D1। क्या बना? 6s2 होना चाहिए था, बोलो क्या? 6s2 4F1 बना क्या? 6s2 4F में नहीं। सो एक बार ध्यान रखना, मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ। क्या मार्क कर देता हूँ? बोलो स्टार। इसलिए करा कि कुछ अनयूजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है। ढंग से सुनना, नहीं तो नहीं आएगा समझ में, पहले बोल रहा हूँ भाई, ये खुद से समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। अब अगर मान लो 58 है, कितना है बोलो? किसी का एटॉमिक नंबर 58 है, तो 58 में क्या होगा? 56 तक तो ये होगा। अरे 56 तक बच्चों क्या होता है मैं आपको बता दूं, 56 से पहले ना यहाँ तक जेनॉन होती है, यहाँ तक जेनॉन होती है। ये 54 तक क्या होती है? जेनॉन। 54 तक क्या होती है? जेनॉन के बाद बनता है 6s2 और 5D1 फॉर द 57 नंबर। अरे क्योंकि 54 ये 2 इलेक्ट्रॉन 56 हो गए। गीतांजलि क्या लिखे जा रही है? इसको देखना, 54 इलेक्ट्रॉन जेनॉन तक हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन 6s में गए, बोलो कितने हो गए? 56। अब 6s के बाद किस में जाएगा? 4F में जाना चाहिए था, लेकिन 4F में ना जाके बोलो किस में गया? उससे अगली स्टेट 5D में गया। तो वो बना बच्चों क्या? जेनॉन 6s2 5D1। अब मुझे तुम बस ये बताओ अनुराग, 58 पे क्या होना चाहिए? 58 पे होना चाहिए जेनॉन 6s2 56 में 2 इलेक्ट्रॉन और है, तो बोलो किस में जाएंगे? 4F2। क्या होना चाहिए? 4F2। क्या होना चाहिए? लेकिन 4F2 नहीं होता, वो 4F1 और एक फिर किस में चला जाता? बोलो 5D। कर दो इसको भी एक्सेप्शन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है, चिंता मत करो। अब मुझे तो 59 में क्या होना चाहिए? 59 में क्या होना चाहिए? जेनॉन 6s2 4F3। अरे 56 तो यहां तक हो गए, 3 और कर दो तो 4F3। वही है, देखो वही है। अगले में क्या होना चाहिए? 4F4। उससे अगले में 4F6 4F7। लेकिन जब 4F8 आता है तो आपको पता है कि f ऑर्बिटल 14 में फुलफिल्ड होता है, 7 पे हाफ फिल्ड होता है ना किधर? तो जब 4F8 उसको दिखता है ना, तो वो 8 ना रख के अपना एक इलेक्ट्रॉन फिर किसको देता है? बोलो 5D को, ताकि अपने आप को 7 बना सके। तो इसके बाद एक ऑप्शन होता है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को 5D में शिफ्ट करा सके। नहीं आया ना मेरी बात समझ में? तो जब उसको 4F8 मिलता है तो वो 8 ना रख के अपना एक इलेक्ट्रॉन 5D को देके अपने आप को 7 करता है, स्टेबल करता है। तो कौन सा? बोलो गैडोलिनियम। 64 नंबर पे गैडोलिनियम। ये जो गैडोलिनियम है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस आता है, क्योंकि बहुत बार इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया। बच्चा गलती से क्या करेगा ना, अगर वो नहीं पढ़ के गया तो वो गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख के आएगा जेनॉन 6s2 4F8। ये भी वो जो कुछ पढ़ता होगा, ना पढ़ने वाले को तो कुछ नहीं पता ये जेनॉन मेनॉन कहाँ से लिखना है। कुछ पढ़ता होगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं पढ़ के गया उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो आपको ध्यान से पढ़ के जाने कि गैडोलिनियम में ऐसा होता भाई। अब उसके बाद एक क्लास गैडोलिनियम 4F8 था सचिन, उससे अगला ट्रबियम क्या आएगा? 4F9 है, 4F10 4F11 4F12 4F13 4F15। क्लियर है? अब 4F15 तो होता नहीं है, कहीं आप सोचो कि 15 था, नहीं, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। 15 कैसे हो सकते हैं? F में 14 के बाद एक उसमें भरा जाएगा, तो ये एक्सेप्शन काउंट मत करना। ये डी ब्लॉक में चला जाता है वापस से। किसमें चला जाता है? बोलो डी ब्लॉक। तो मेरी बात आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी भाई, कहां पर F ब्लॉक में एक्सेप्शन है? काउंट करो कितने एक्सेप्शन है? 3। सबसे पहले दिमाग में सेट करने की कोशिश करो नंदिनी, कहां के बाद डी F ब्लॉक शुरू होती है? सर 56 के बाद शुरू होता है। 57 नंबर से एक तरीके से हम बोल सकते हैं F ब्लॉक स्टार्ट होता है, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शनल रीजंस के कारण इलेक्ट्रॉन 4F में ना जाके 5D में चला जाता है। क्लियर? मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा। आपको पता है 54 तक कौन है? जेनॉन है। 54 तक कौन है नितिन? जेनॉन। जेनॉन कहां पर खत्म होगी? जेनॉन यहां पर खत्म होगी। देखो ये होती है जेनॉन। जेनॉन के बाद 2 चले गए एस ऑर्बिटल में, आपको पता ही है, तो 56 हो गए, 56 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 57 पे जाना चाहिए था 4F में आना चाहिए था। 4F में ना जाके किसमें क्या? बोलो 5D में। तो बना 56। जेनॉन के बाद बना, ये सब क्या आगे जेनॉन लगी हुई है। जेनॉन के बाद बना 6s2 5D1। अगला होना चाहिए था 6s2 4F2। 4F2 ना होकर उसने एक रखा F में और एक दिया D में। नहीं आ रहा समझ। फिर जिसमें 3 आने थे, 3 4 5 6 7 तक, ठीक है। 8 जिसके पास आया उसने एक फिर 5D में दिया अपने आपको स्टेबल करने के लिए, 7 हो गया। 9 10 11 12 13 14 सब कुछ सही चल रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं है ये बात समझ? अब मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा और उसको सीखना बस। ये तो कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया। अब पेपर की बात सुनो। आपको सर पेपर में कैसे कॉन्फ़िगरेशन याद करने? देखो भाई सुनो, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए।
आप बिल्कुल भी ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन छोड़ दो। एक्टिनोड का छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं, मैंने आज तक कभी नहीं देखा क्वेश्चन आता हुआ। एक्टिनोड में ढेर सारी एक्सेप्शंस हैं और उधर इतना स्टडी होता ही नहीं, एक्टिनोड्स का स्टडी है ही नहीं हमारे सिलेबस में, बहुत थोड़ा सा स्टडी है, तो वो पढ़ना ही नहीं। लेकिन वो क्या करता है मैं बताता हूँ एग्जाम में, वो एग्जाम में बोलता है कि एक लेंथनॉइड है जिसका बहुत रेयरली आता है, क्योंकि सीबीएसई भी विश्वास रखती है बहुत ज़्यादा रटी रटाई चीज़ें बच्चों से ना पूछी जाए, बट फिर भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 64 है, नाम नूम कुछ नहीं बताएगा, कहेगा 64 है, अब उसका मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो आप 64 के लिए कैसे बनाओगे? ज़ेनॉन तक 54 तक वैसे बना दोगे, 54 तक वैसे बना दोगे, तो दिमाग में कैसे आएगा? फिर 6s में 2 जाएंगे 56 हो जाएंगे, 6s में 2 जाएंगे 56 हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे। अब उसके बाद 4f में जाने चाहिए, तो 56 होकर 64 है, तो बोलो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें जाने चाहिए 4f8, लेकिन आप जानते हो कि 4f8 एग्जिस्ट नहीं करता। 4f8 जब होता है तो वो अपना 7 रख के एक आगे दे देता है। अनुराग हाँ इसमें नहीं होता है यहाँ पर। अब वही है ना, कुछ जगहों पे वो चीज़ें फॉलो हो रही हैं। वो देखो क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सी बताता हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होता है ना, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिटल्स में होता है जिनके बीच में एनर्जी का गैप बहुत बड़ा ना हो, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं जो गैप होता है ना वो बड़ा हो सकता है इनके एनर्जीज के बीच में। शेयरिंग सिर्फ वहीं अलाउड होती है जहाँ पर दोनों की एनर्जी के बीच में बहुत बड़ा अंतर ना हो, दोनों लगभग एक जैसे स्टेबल हो, है ना। दोनों बच्चे 12th क्लास की चीज़ें शेयरिंग कर लेंगे बुक्स वगैरह, 12th क्लास का बच्चा 10th क्लास से कोई शेयरिंग नहीं कर सकता, 11th वाले से भी पॉसिबिलिटी है, समझ रहे बात को। तो जितना एनर्जी का गैप कम होगा उतना वो शेयरिंग हो सकता है, तो इनके बीच में हो सकता है उतना कंपैटिबिलिटी शेयरिंग वाला ना बनता हो एनर्जी डिफरेंस की वजह से। अब मेरे को तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हें बोले 64 नंबर पे है तो बता दोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बोले कि भैया 58 सीरियम, मैंने पता नहीं कितनी बार देख लिया, सीरियम का आता है भाई क्वेश्चन, सीरियम का याद करना पड़ेगा तुम्हें, 4f1 5d1 हो जाएगा। अब तुम लोगों को मैं नई चीज़ सिखाता हूँ जो इस एग्जाम इसमें आती है। पहली चीज़ आती है इस टॉपिक से, एप ब्लॉक से पहली चीज़ क्या आती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी चीज़, ये तो पहली चीज़ टिक कर दो कि सब बच्चे अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे, नाम की ज़रूरत नहीं है यार। अगर फिर भी अगर कर पाओ ना नाम, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। अगर आप नाम भी कर पाए ना कि सर मुझे नाम भी याद है, लेंथनम, सीरियम, प्रासोडियम, न्यूडियम, सारे नाम याद है, तो बात बन जाएगी। या स्पेशल के नाम याद कर लो, सीरियम का, गैडोलिनियम का जो एक्सेप्शन है ना उनके नाम याद कर लो, बस 3 के तो कर ही सकते हो। चलो भाई क्लास, पहला क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। दूसरा बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है इनका ई नॉट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या ऑक्सीडेंट होंगे या रिडक्टेंट होंगे। यही बात कुछ डी ब्लॉक में भी चली थी और यहाँ से ये क्वेश्चन बड़ा ही बेहद इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे मुझे सब बच्चे बताना जरा, सीरियम कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? आयुष सुधांशु बोर्ड पे, सीरियम कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? सोच के बताओ, मतलब कितना उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आए कि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाए? +2 +4। क्यों भाई? सर ज़ेनॉन होती है ना इससे पहले, 2 ये छोड़ दे 2 वो छोड़ दे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ दे? 4। अगर इसने अपने आउटर के 4 इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर दिया, ओ भाई अगर इसने अपने आउटर के 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री कर दिया, तो इट विल अटेन ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ज़ेनॉन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज हाईली स्टेबल। तो सीरियम कौन सी स्टेट में स्टेबल होता है? +4। बट यहीं अगर लेंथनम की बात करूं तो कौन सी स्टेट में स्टेबल होगा? +3। गैडोलिनियम की बात करूं तो गैडोलिनियम कितने पे होगा? 3 पे, +3 पे, क्योंकि वो 5d का एक छोड़ेगा, 6s का एक छोड़ेगा। ध्यान रखना 4s सबसे लास्ट में निकलेगा, 4s सबसे लास्ट में निकलेगा। जैसे कि आपको याद होगा 4s to 3d होता है, तो 4s से पहले निकलता है और 3d से बाद में निकलता है। तो वैसे ही यहाँ पर ध्यान रखना, जो f ब्लॉक का है तो f से सबसे लास्ट में निकलेगा, ध्यान रखना, बाकी सब पहले निकलेंगे। तो ये 3 पे स्टेबल होता है। बट वहीं अगर मैं आपसे बात करूँ ट्रबियम की, तो ट्रबियम कितने पे स्टेबल होगा? 4 पे, +4 पे, 2 इससे निकलेंगे, 2 इससे निकलेंगे, तो 4f7 हो जाएगा। नहीं यार मेरी बात समझ में? अच्छा कोई +2 पे बताओ स्टेबल, या ट्रिबियम +2 पे स्टेबल होगा, क्योंकि 2 छोड़ने के बाद 6s निकल जाएगा, 4f14 बनेगा। तो कोई +2 पे स्टेबल है, कोई +3 पे और कोई +4 पे है। यही एक बहुत बड़ी गेम बनने वाली है यहाँ पर। कोई +2 पे स्टेबल है, कोई +3 पे और कोई +4 पे, अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन, अकॉर्डिंग टू द। बट एक बात ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा हाइयर एलिमेंट्स में जाएंगे उतनी ज़्यादा एक्सेप्शंस मिलने वाली है। तो होगा क्या, वो सुनिएगा। कहते हैं कि कुछ थर्मोडाइनमिक रीजंस की वजह से, कुछ एक्सेप्शनल रीजंस की वजह से ना, ये कोई सी भी स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल होते हों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे कोई सी भी स्टेट पे स्टेबल होते हो, बट फिर भी कहा जाता है कि लेंथनॉइड्स अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट किसी से भी रिएक्ट करते वक्त +3 ही चुनते हैं। मेरी बात को सुनना, मैंने क्या बोला, इसी से तुम्हें कुछ समझ में आने वाला है कि ये भले ही +4 पे स्टेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन जब इनको किसी रिएक्ट करना होगा, केमिकली कंबाइन होगा, सो द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द लेंथनॉइड्स फॉर कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज +3। किसी से भी कंबाइन होने के लिए वो अपनी कौन सी स्टेट का इस्तेमाल करते हैं? +3। मतलब ध्यान रखना, एल्यूमिनियम जैसे होते हैं, कैसे होते हैं बोलो? एल्यूमिनियम जैसा +3 यूज करता है।
इस बात का इतना इंपॉर्टेंस है ना कि तुम्हें एब्लॉक पूरा का पूरा चलेगा इसी चीज पे। ढंग से सुनना, मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों से। मैंने ये बोला है कि कुछ एक्सेप्शनल रीजंस के कारण सारे के सारे लेंथेनॉइड्स कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं? +3। भले ही उनको इलेक्ट्रॉनिकली +4 मिलता हो, बट वो +3 पे जाएंगे, कन्वर्ट होंगे +3 में। भले ही इलेक्ट्रॉनिकली +2 स्टेबल हो, +3 में जाएंगे फिर से। आई बात समझ में? अब वो यहां पर एक बड़ी जरूरी चीज लिखता है। वो क्या लिखता है? कहते हैं सीरियम +4 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडेंट। क्या मतलब है इसका? एक बहुत अच्छा ऑक्सीडेंट है। इट्स E0 वैल्यू इज हाई पॉजिटिव। कौन बच्चा बताएगा क्या सेंस है इसकी? क्या सेंस निकल के आ रही है? देखिए सीरियम +4 क्यों, पहले मैंने सीरियम +4 पे जोर क्यों दिया? क्योंकि सीरियम इलेक्ट्रॉनिकली कौन सी स्टेट में रहना चाहेगा? +4। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि सीरियम +4 किसी से भी कंबाइंड होते वक्त अपने आप को वापस कौन सी स्टेट में लेके आ जाएगा? और किसी को +4 से +3 आना तो कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉन लेके। और जब कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसका मैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पॉजिटिव बोलूं या नेगेटिव बोलूं? सिखाया है यार मैंने आप लोगों को। कोई अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो जो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? हाईली पॉजिटिव होगा। हाईली, तो एक तो इसका हाईली पॉजिटिव होगा। अनुराग नहीं आ रही मेरी बात समझ में? दूसरी बात यार, जब तुम किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, छीन रहे हो, तो उसका तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करवा रहे हो ना। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ये कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडेंट है। खुद को रिड्यूस कर रहा है तो सामने वाले को बोलो क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज। तो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडेंट है। और ये रटना नहीं पड़ेगा। अगर तुम रट रहे हो तो भाई कितना रटोगे? मुझे तुम ये बताओ ना। मैं तुम्हें एक टेक्निक बता रहा हूँ। हर एक लेंथेनॉइड अपनी कौन सी स्टेट को एक्वायर करेगा? +3 वाली को। तो कौन सी मर्जी स्टेट में वो कन्वर्ट +3 में होना है रिएक्शन के दौरान। तो आप मुझे बताओ कि कोई तो +4 से +3 आएगा। जब वो +4 से +3 आएगा तो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो E0 पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो दूसरे वाले को लॉस करवा रहा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन कर रहा है। कार्तिक नहीं आया बात समझ में? तो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडेंट है। चलो बताना यट्रिबियम +2 क्या होगा? यट्रिबियम +2 क्या होगा? दिस इज यट्रिबियम। हाँ, रिडक्टेंट, सही बोल रहे हैं। यट्रिबियम +2 कौन सी स्टेट में आना चाहेगा? बोलो +3। ध्यान से सुनो ना, यट्रिबियम वापस कौन सी स्टेट में आना चाहेगा? +3। क्यों? क्योंकि सर सबकी +3 ही सबसे ज्यादा स्टेबल है। इलेक्ट्रॉनिकली वो +2 में होगा, लेकिन रिएक्शंस के वक्त पे वापस किस में आ जाएगा? बोलो +3 में। तो मुझे सब बच्चे बताना, यट्रिबियम +2 क्या बोलेंगे? इज अ वेरी गुड, बोलो क्या? रिडक्टेंट। एक रिडक्टेंट का मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्टेंट एंड इट्स E0 वैल्यू इज नेगेटिव। यार हाईली नेगेटिव बोल दीजिए। और समझ नहीं आ रहा भाई, क्योंकि यट्रिबियम +2 क्या करेगा? +3 बनेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं सर। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके ही तो +3 में आ सकता है। और कोई अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो उसका E0 पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है ना? तो बोलेंगे इसका E0 बोलो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। मैंने आपको बोला भी था कि लो भी बोल सकते हैं कि लो वैल्यू ऑफ E0 आएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और ये क्या होगा? क्योंकि दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपना ऑक्सीडेशन कर ले रहा है लॉस करके, दूसरे का बोलो क्या कर दे रहा है? रिडक्शन। तो कैसा हो गया? रिडक्टेंट हो गया। क्या हो गया बोलो? अब मैं तुमसे पूछूंगा, तुम मुझे बता पाओगे? अच्छा, ये बात हम लेंथेनम को लेके नहीं कर पाएंगे। लेंथेनम ऑलरेडी +3 में है तो +3 में रहेगा, तो उसको हम नहीं बोलेंगे ना तो रिडक्टेंट ना ऑक्सीडेंट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? चलिए मुझे बताइए, टर्बियम कैसा, टर्बियम ही बोल रहा हूँ बस मैं, टर्बियम कैसा रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा या रिड्यूसिंग? टर्बियम वैसे कौन सी स्टेट में? तो टर्बियम +4 में स्टेबलाइज होता होगा, लेकिन वापस +3 में आएगा, ऑक्सीडेंट हो गया अपने आप। आ गया समझ में? तो टर्बियम +4 इज अ ऑक्सीडेंट। समझ नहीं आ रहा? टर्बियम +4 इज एन ऑक्सीडेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, मैं अगर आप लोगों से पूछूं, अरे बस भाई यूरोपियम 2+, यूरोपियम 2+, अब तो तुम्हें समझ में आ गया 2+ वाले रिडक्टेंट और 4+ वाले ऑक्सीडेंट, लेकिन मतलब समझ में आ गया? तो यूरोपियम +2 इज अ, यार गैडोलिनियम +3 ऑलरेडी, उसको नहीं बोलेंगे हम ये बात सिर्फ करते हैं +2 और +4 वालों के लिए। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? क्योंकि वही +3 में आएंगे तो या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो मैंने पढ़ाया है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है ये चीज़ कि ये क्या है ऑक्सीडेंट है, ये क्या है रिडक्टेंट है, ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट ऑक्सीडेंट कैसे पता लग रहा है? पता लग रहा है सर, सिंपल सी बात है। हर एक इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में आएगा? +3 में। कॉन्फिगरेशन वाइज पता होना चाहिए कौन सी में, और जिसको कॉन्फिगरेशन याद है उसके लिए ये मुश्किल बची है। कॉन्फिगरेशन आता है इसका मतलब समझ लो कि ब्लॉक से आती चीज़ें। समझ नहीं आ रहा? समझ, पक्की बात है? सोच लो, कोई दिक्कत है?
और क्या याद करोगे, कॉन्फ़िगरेशन भी याद करोगे, एक्सेप्शंस भी याद करोगे, और फिर ये वाली बात जरूर याद करनी है जो मैंने अब सिखाई है आप लोगों को। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई और की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? नहीं, सबका नहीं होगा, देखो किसी किसी का बोलेगा बस, सबका नहीं बोलेगा कि सबका स्टेबल हो गया पर, ठीक है? सबका नहीं बोलेगा इस तरीके से। चलो ठीक है, बस यही है, यही दिक्कत है। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा और आता है, कहता है कि कौन सा ऐसा लेंथनॉइड है, गद्दे लगा दूं, पीछे गद्दे पड़े हुए हैं, वहां सो जा आराम से। बताओ कौन सा ऐसा लेंथनॉइड है विच इज फाउंड टू बी हाईली स्टेबल एट द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट? कौन सा ऐसा लेंथनॉइड है जो कि बहुत स्टेबल पाया जाता है अपनी +4 स्टेट के अंदर? सीरियम। ये मल्टीपल टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है कि लेंथनॉइड का कौन सा ऐसा मेंबर है जो +4 पे हाईली स्टेबल होता है? तो +4 पे सीरियम ही हाईली स्टेबल हो सकता है ड्यू टू द ज़ेनॉन कॉन्फ़िगरेशन, बट वो बात अलग है कि रिएक्शंस के दौरान +3 में आएगा, बट कॉन्फ़िगरेशन वाइज +4 पे वो क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा मेंबर है लेंथनॉइड का जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे हाईली स्टेबल होता है? तो विच मेंबर of lanthanoid is highly stable at +4 oxidation state? बोलो, क्या बोलोगे? सीरियम। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसने लिखवा दिया। चलिए अब एक और बड़ी जरूरी बात, क्योंकि सारे लेंथनॉइड अपनी कौन सी स्टेट में रहना पसंद करते हैं? हाँ भाई, +3 में। तो ये किसकी तरह रिएक्शंस दिया करेंगे? एल्यूमिनियम जैसी। तो जरा मुझे तुम सब बच्चे बताना, अगर ये लेंथनॉइड है और मैं इसकी रिएक्शंस करा रहा हूं इन सब के साथ विद हैलोजेंस, अरे देखना बड़ा आसान है, सारी रिएक्शंस अभी एक बार में समझ में आ जाएंगी। विद वाटर, विद कार्बन, चलो बिल्कुल लिखना बंद और बोर्ड पे सबकी नजरें, क्योंकि जो सिखाऊंगा ये बिल्कुल एक बारी में समझ में आने वाली चीज़ है। आप मुझे बस ये बताओ, +3 वाले +3 वाला एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से कैसे कंबाइन होता है? बचपन में क्या सिखाया टीचर ने? टीचर ने सिखाया सर एल्यूमिनियम तो बनाता है +3, ऑक्सीजन बनाता है -2, तो बनता है Al2O3। अरे सिखाया था टीचर ने, नहीं सिखाया था? फिर अगर हेलोजन से कंबाइन हो तो एल्यूमिनियम है, कोई हेलोजन है तो मान लो ये -1, ये +3, तो बोलो क्या बन जाएगा? AlCl3। तो एक सिंपल सी बात है, जो लेंथनॉइड्स जो होते हैं वो भी कंबाइंड होते वक्त अपनी कौन सी स्टेट शो करते हैं? +3। तो वैलेंसी क्रॉस करके बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट्स बनाइए जैसे कि आपने एल्यूमिनियम्स के लिए कभी बनाए होंगे। चलिए बताना शुरू करें। विद हेलोजेंस, विद हेलोजेंस, तो एलन का स्टेट +3 और हेलोजेंस का स्टेट -1 होता है, तो बोलो क्या बनेगा? LnX3। एलन बन गया भाई। और सुनिए, और सुनिए, जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन लिबरेट होती है, पता है कि नहीं पता? ये बात सिखाई गई है। तो यहां पर बस इतना लिखिए, H2 लिबरेट होगी। क्या लिबरेट होगी बोलो? इधर बताइए, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? अरे Ln+3 ऑक्सीजन -2, बोलो क्या आएगा? Ln2O3। नहीं आ रहा समझ में? चलो सल्फर के साथ बता दो, Ln कितना होएगा? +3। Ln कितना होएगा? और सल्फर कितना होएगा? -2। अरे यार 16, 2,8,6, तो Ln2S3। फिर भैया बात करते हैं नाइट्रोजन के साथ। तो भैया आपको पता है एलन का +3 है, नाइट्रोजन का -3 है। सर Ln(N)3 हट जाएगा ऐसे में? कुछ नहीं समझ में आ रहा सर हमें तो। H2O के साथ अगर बात करें तो H2O में तो जो नेगेटिव आयन निकलता है वो निकलता है OH-, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन। तो एलन का होता है बच्चों +3 और OH का होता है -1, क्रॉस करोगे तो बनेगा LnOH थ्राइस। नहीं आ रहा समझ में यार? तो मुझे बताओ, जितने भी मैंने बताए सारे से आपको पहले से आते कि नहीं आते थे? सारे के सारे।
और अगर कार्बन की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा अलग बनता है कि कार्बन का कोई फिक्स तो कॉम्बिनेशन होता नहीं, तो ये लैंथेनॉइड कार्बाइड बनता है यहाँ पर, ठीक है ना, काफ़ी हार्ड सब्सटेंस होता है, तो LnC2 बनता है। क्या बनता है? LnC2। तो ये वाली चीज़ आपको बस याद करनी है, हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो 3 चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं अभी तक। आप ब्लॉक से बोलो क्या क्या सब बच्चे बोलो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर मैंने आपको बोला +3 स्टेबिलिटी ऑफ लैंथेनॉइड्स, to identify a oxidant and, मेरे को लगता है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और तीसरी चीज मैंने आप लोगों को क्या सिखाई है? इसकी केमिकल रिएक्शंस। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अरे तीनों चीज समझ आई कि नहीं आई? मोटे मोटे तौर पे लेंथनॉइड यही है। मैं इसके आपको एक नोट्स भी भेजूंगा आप लोगों को, 2 से 3 पेज के हैं, थ्योरेटिकली सब कुछ लिखा हुआ है मैंने, वो वहाँ से आप इसको पढ़ लेंगे। देखो एनसीईआरटी में भी कुछ नहीं है, कहीं सोचो तो एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा है, ये बस खत्म 1 पेज, मतलब इतना ही बस। इसमें तो वो बने हुए कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ इतना ही पढ़ना है और ख़त्म। तो वही मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को जो इसमें लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? अब बात आती है सर एक्टिनोइड्स की। भाई एक्टिनोइड्स का कोई भी बच्चा कॉन्फ़िगरेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये बताओ एक्टिनोइड कौन सी सीरीज़ के हैं? बोलो 5F सीरीज़ के हैं। और एक क्वेश्चन जो मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ इसके अंदर, वो मैं पहले से करवा चुका हूँ। इसी के अंदर क्वेश्चन डाला हुआ है कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो आप लोग क्या बोलेंगे? द फिलिंग ऑफ द 4f ऑर्बिटल बिफोर द 5d ऑर्बिटल्स रिजल्ट्स इन द पुअर शील्डिंग ऑफ द outer orbital and hence the size of the 5d series elements get contracted and this is called lengthened contraction. आई बात समझ में? And what is actinide contraction? The filling of the 5f orbital before the 6d orbitals resulting in the poor shielding of the outer orbital and hence the size of the 6d series elements get contracted. This is what we call actinide contraction. नहीं समझे मेरी बात को? फिर तीसरा सवाल, which contraction is more, lengthened contraction or actinide contraction? Sir, it is actinide contraction which is higher than the lengthened contraction. समझ नहीं आया? क्यों भाई हायर है? क्योंकि सर 5f की शील्डिंग और भी ज़्यादा पुअर है 4f के कंपैरेटिवली। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का सब समझ में आ रहा है यहाँ तक? अवनीत, एक और क्वेश्चन आएगा, वो बोलेगा कि एक्टिनोइड्स की स्टडी इतनी कम क्यों है हमारे पास, एक्टिनोइड की स्टडी इतनी डिफिकल्ट क्यों है एज कम्पेयर टू लैंथेनॉइड्स? क्यों एक्टिनोइड ज़्यादा नहीं है? क्योंकि देखो रेडियो एक्टिव दोनों ही है, लैंथेनॉइड्स भी रेडियो एक्टिव है, एक्टिनोइड्स भी हैं क्लास, लेकिन एक्टिनोइड्स जो होते हैं ना वो हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं, लाइफ भी बहुत कम होती है और बहुत हार्मफुल होते हैं। समझिए मेरी बात को। तो लैंथेनॉइड्स जो होते हैं दे आर हाईली रेडियो एक्टिव एंड इस वजह से इनकी स्टडी कर पाना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज जो इतनी ज़्यादा रेडियो एक्टिव है उनको स्टडी कैसे करें, बिकॉज वो यूज टू मतलब उनको यूज़ कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनसे हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि एक्टिनोइड का स्टडी मुश्किल क्यों है, तो बोलेंगे दे आर हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड दैट्स व्हाई देयर स्टडी इज कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स। तो क्वेश्चन बनता है व्हाई द स्टडी ऑफ द एक्टिनोइड इज, व्हाई द स्टडी ऑफ द एक्टिनोइड इज। तो यहां पर मैं क्वेश्चंस मार्क कर रहा हूं, व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ओए क्या कर रहे हो? भाई क्लास क्या चल रही है? ओए रुक जाओ भाई, अब भाई देखिए मोटे मोटे तौर पे तो हो गया है खत्म, यही है। ऐप ब्लॉक में कुछ समय नहीं लगता, मैंने आपको बोला था इतना ही लगता है। ऐप ब्लॉक समझ में आ गया सारा का सारा जितना कराया। बाकी मैं आपको जिस समय रिवीजन राउंड में लेके आऊँगा तब हम लाइन टू लाइन चीज़ें कवर करेंगे, चिंता मत करिए। तब इसकी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम लोग कवर करेंगे। बैक एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन सारे बनाएंगे उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा ऐप ब्लॉक का। अभी हमने चैप्टर को एक ओवरव्यू पूरा ले लिया, कॉन्सेप्ट पूरा समझ लिया है। देखिए डी ब्लॉक ना मुश्किल कब बनेगा, जब तुम क्वेश्चंस की फॉर्मेट में उसको थोरली साथ साथ नहीं पढ़ रहे हो, ये भूल जाओगे।
अदरवाइज आप याद करो जो डी ब्लॉक हमने स्टार्ट करा था, शुरुआत कैसे हुई थी इस चैप्टर की? शुरुआत ऐसे हुई थी, वाई स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड जिंक इज नॉट अ। याद ही हो चुका होगा अब तक इतनी बार बोलने के बाद। स्कैंडियम पार्शियली फिल्ड है, स्कैंडियम पार्शियली फिल्ड है, जिंक फुल फिल्ड है। इसी क्वेश्चन को कितनी तरीके से घुमाता है वो, कहता है वाई जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड ट्रांजिशन। सर उनका सबका फुल फिल्ड कॉन्फिगरेशन है। फिर मैं आ गया था मेल्टिंग पॉइंट पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पे, बोलता है मिडिल में मैक्सिमम क्यों है मेल्टिंग पॉइंट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्यों एक्सट्रीम एंड पे कम है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, आपको याद आ रहा होगा। क्यों जिंक मरकरी और कैडमियम हार्ड नहीं है, क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इंट्राटॉमिक इंटरेक्शन नहीं है, तो भैया हार्ड नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। फिर लेंथरॉन कॉन्ट्रैक्शन क्या है, एक्नॉन कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इनके बीच में कौन सी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन है, याद आ रहा है वो सब भी आ गया था उसी के अंदर ही। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट जब शुरू हुआ तो बहुत सारे क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए थे कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो +3 स्टेट में स्टेबल है, स्कैंडियम था। कौन सा जो सबसे ज्यादा तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता, मैग्नीज था। +2 +1 में स्टेबल होता मैग्नीज था। फिर बोला था कि बीच वाले ज्यादा क्यों दिखाते हैं, साइड वाले इतने कम क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स या तो बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से वो इलेक्ट्रॉन्स ना तो लॉस कर पाते हैं ना गेन कर पाते हैं। याद करो जिंक निकल वगैरह की ऑक्सीजन स्टेट बहुत कम क्यों है, फिर वो आंसर था। फिर ये था कि जो बड़ी बड़ी ऑक्सीजन स्टेट दिख रही है मेटल्स की, वो किसके साथ दिख रही है बोलो, वो दिख रही है हमारी ऑक्साइड्स के साथ और फ्लोराइड्स के साथ। कारण क्या, स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस कारण से याद तो हो रहा है साथ के साथ। और ऑक्सीजन ज्यादा बेटर क्यों है, फिर वही बात मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। सर कहाँ मुश्किल है, कॉपर प्लस एक्वा ज्यादा स्टेबल है, कॉपर 2 प्लस एक्वा ज्यादा स्टेबल। सर कॉपर 2 प्लस ज्यादा स्टेबल, क्लियर हो रहा है, नहीं आ रहा समझ में। फिर क्यों ये कंपाउंड बहुत अच्छे कैटलिस्ट हैं, क्योंकि सर इनकी बहुत मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट है। क्यों ये कंपाउंड बहुत तरह के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि सर मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट है। क्यों ये कंपाउंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, एटम साइज बड़ा होता है तो ट्रैप होने के लिए जगह मिल जाती है, इससे इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। याद आ रहा है, एलॉय फॉर्मेशन वाला पढ़ा था। और फिर एक चीज तो बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट थी, दैट इज K2Cr2O7, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। बिल्कुल मत समझिए कम चीजें, बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए तो, और सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए गए। अब 2 क्वेश्चंस बस बचे हुए हैं डी ब्लॉक से, मेरे को दिखता है 5 मिनट हमारे पास वो कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन छोटे-छोटे 2 क्वेश्चन है, छोटे-छोटे 2 क्वेश्चन है। दिखाना मुझे बुकलेट। मुश्किल लगा वैसे डी ब्लॉक, सच में वैसे बताऊं मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा तुम्हें ना घर पे बैठ के मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा वो ई नोट वाला याद है ना, पॉजिटिव नेगेटिव वाले क्वेश्चन कराए थे वाले। हाँ वैसे स्पिन ओनली मूवमेंट भी आती होगी, कुछ नहीं आता तुम लोगों को, तुम बस टाइम पास करते हो। नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, जब तक नंबर नहीं आ जाएंगे बिल्कुल नहीं है। Which one is a better oxidizing agent? इनमें से कौन सा बहुत बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? भाई सुन लो, अगर चाहते हो ना कि बढ़िया से एक क्वेश्चन और समझ में आ जाए, फिर ये खत्म है सारा। अगर चाहते हो कि एक क्वेश्चन और बढ़िया समझ में आ जाए, ये आते हैं एग्जाम के अंदर, तो मैं तुम्हें बड़ा सिंपल सा इसका स्ट्रेटजी बताऊंगा। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छे होते हैं, मतलब किनको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं? दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दें, खुद को, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का मतलब दूसरों में से इलेक्ट्रॉन लॉस करवा दें, खुद गेन कर लेना। आप मुझे बताइए इन तीनों में से कौन सा ऐसा है, इन तीनों में से ऐसा कौन सा है जो जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा? VO2+। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कौन से परिवार के हैं? सर बड़ा क्लियर पता लग रहा है, वेनेडियम आता है पहले, फिर क्रोमियम भी आता है और मैग्नीज भी आता है। सर एक लाइन से है वैसे ये, अरे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। सर 23, 24, 25 सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। सर मुझे एक बात पक्की पता है कि वेनेडियम की यहाँ पर स्टेट निकालूंगा, अगर मैं इसकी स्टेट निकालूंगा तो निकाल के देखो, x मानूंगा 2 ऑक्सीजन का -4 बराबर +1, +5 आएगी, इसकी स्टेट +7 आएगी, इसकी स्टेट +6 आएगी। बात हो रही है ऑक्सीडेशन की, किसकी बात हो रही है? कौन दूसरे को बढ़िया ऑक्सीडाइज करेगा? अच्छा तो बताइए कौन बढ़िया ऑक्सीडाइज करता है? जो दूसरे में से जल्दी इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, वो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करवा देगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? मेरी बात को समझो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया कौन होगा जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करवा दे? इट्स सिंपल सा लॉजिक है यार। प्रियांशु
दूसरे को ऑक्सीडाइज करा दे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के बाद दूसरे में से इलेक्ट्रॉन्स लॉस करवा दे, खुद बोलो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। आप बताना इजीली इलेक्ट्रॉन को जल्दी कौन गेन करेगा? +5 +7 +6, जिसके ऊपर ज्यादा प्लस होगा वही तो जल्दी गेन करेगा। नहीं समझे? तो आपको सबसे पहले कभी भी अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्वेश्चन आए, एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है। मैं कह रहा हूं रटना नहीं है, अगर दिमाग लगाओगे तो एकदम कैच होगा यार। वहां पर आपको याद आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं सर, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना मतलब दूसरे में से इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना, मतलब खुद गेन करना। अब गेन करते वक्त देखूंगा किसकी स्टेट सबसे हायर प्लस में, वो गेन कर लेगा। समझ नहीं आ रहा? तो कौन सबसे बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन सब में? सर MnO4-। फिर बोलो, फिर बोलो, बस खत्म करो। नहीं आए बस समझ। अब चलो यही काम नीचे वाले में करते हैं। हाँ तुमने देख लिया पहले अगले वाले में ना। चलो ध्यान देंगे, +6 ये पूरा एक परिवार है जो कि ग्रुप से बिलोंग करता है, क्रोमियम वाले से, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। अब ये याद नहीं करना किसी को, लेकिन बस याद रखिए कि अगर तीनों ही +6 हैं तो फिर भी सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन्स को गेन वो कर सकता है जिसका साइज कहीं ना कहीं छोटा होता होगा, तो अट्रैक्टिव टेंडेंसी थोड़ी सी क्या होती होगी? ज्यादा होती होगी। तो इन तीनों में सबसे छोटा साइज किसका है? बोलो क्रोमियम का, क्योंकि नीचे आते हुए साइज बढ़ जाता है, आउटर शेल बहुत दूर चली जाती है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन्स को गेन कौन कर सकता है इन सब में अगर बात करें लॉजिकली सोचे तो? क्योंकि जो गेन करेगा वही अपना रिडक्शन करेगा, दूसरे का बोलो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो अगर ग्रुप से क्वेश्चन है भाई, ग्रुप से क्वेश्चन है, तो सबसे टॉप वाला जो होगा, सबसे टॉप वाला जो होगा वही सबसे बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नहीं समझे मेरी बात को? और अगर यही चीज ऐसे आई तो सबसे राइट वाला तो क्या बोलूंगा, वैसे बोलूंगा मैं आप लोगों को कि जिसका हाईयर ऑक्सीजन स्टेट होगा वो वाला, बस सिंपल सी बात है। वो तो निकाल लेना यार पीरियड में कोई पंगा नहीं है, उसमें तो स्टेट अलग अलग होंगी और स्टेट अलग अलग होगी जिसकी हाईयर स्टेट होगी। अब मैं ऐसा क्यों नहीं बोल रहा कि राइट वाला, क्योंकि देख पंगा पड़ सकता है इसमें, मैग्नीज के साथ आयरन दे देगा तो आयरन तो +2 +3 दिखाएगा और ये दिखाएगा +7, तो यही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होगा ना। तो मैं लेफ्ट राइट वाली बात नहीं करूंगा, इसमें नहीं करूंगा मैं। तो आपको बस क्या करना है, अगर पीरियड से एलिमेंट दिए हुए हैं, अगर एक पीरियड से दिए हुए तो क्या करोगे? स्टेट्स निकालोगे, जिसकी हाईएस्ट स्टेट होगी सर उसको कर दोगे। लेकिन अगर वो ग्रुप से है, आप ग्रुप से सर सारे ग्रुप याद करने पड़ेंगे, मत करिए याद। आप लोगों को क्वेश्चन आएगा ना तो यही आते हैं एग्जाम के अंदर, बिल्कुल एज इट इज यही आते हैं। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ जरा, इन सब में सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कौन कर पाएगा? भले ही सारे +6 हैं बट क्रोमियम। तो बोलो क्या बोलेंगे? अरे यार इस चैप्टर में दोनों को यूज किया है तुम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, इसको भी यूज करा और उसको भी यूज करा। फिर बोलो क्या आएगा? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये चैप्टर भाई खत्म हुआ, आ रही बात समझे? तो देख लो पूरे हो गए 40 मिनट में खत्म। आगे बात समझ, सब हो गया है, हो गया है सब। क्या हो गया? अरे मनमोजी बंदे हैं, ठीक है बोर्ड देखो, ठीक है सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है मिड टर्म का सिलेबस खत्म हुआ, लेकिन वो सिलेबस मेरा खत्म हुआ, आप लोगों का नहीं हुआ। आप लोगों को खत्म होगा जब आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? आप लोग भाई अब सुनो भाई, देखो दूसरी चीज ये है क्लास की मैं ना नेक्स्ट क्लास से ना हम आगे शुरू कर देंगे बच्चों, क्योंकि देखो मेन टारगेट हमारा ना फाइनल एग्जाम है। हम लोग फर्स्ट टर्म के चक्कर में रुके नहीं रह सकते हैं कि भले आप लोग मेजोरिटी क्राउड गवर्नमेंट स्कूल का हो, लेकिन फिर भी रुके रहना फायदेमंद नहीं है हमारे लिए। ये फर्स्ट टर्म का पेपर तो हो जाएगा, फाइनल्स के लिए मैं देखना, टेस्ट बहुत दिनों से आप लोगों के नहीं हो रहे हैं। टेस्ट नहीं रखूँगा, मान लेता हूँ पेपर से पहले टेस्ट नहीं रखूँगा, पेपर खत्म होते हैं लेकिन टेस्ट लूँगा जितने भी चैप्टर कराए होंगे। क्लियर हो रहा है? अब आप लोग करिएगा क्या क्लास, अगर आप अच्छी तैयारी करके जाना चाहते हैं, एक सिंपल सा तरीका है आप लोगों के पास, आप लोग जितना नोट्स करवाएं वो करके देखिए, और उसके बाद अगर तुम्हें समय मिलता है तो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि सर मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकता अभी, जब तक आप नहीं कराएंगे, मैं तो कराऊंगा क्लास के अंदर बाद में, तो मैं आप लोगों को सिर्फ वो क्वेश्चन बता देता हूँ कि जो आप कर लीजिए, जो जरूरी मुझे लगता है कि ये 40 में से ये 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कर लेने चाहिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, वो कर लीजिए। अभी इसकी कवर कर लीजिए, लेकिन वेस्ट की भी कम नहीं है, वो भी अच्छे खासे 3 में दिए हुए। क्लियर हो रहे हैं? तो जितना कराए उतना पढ़ लीजिए, बाकी खत्म करते हैं इसको, आज इतना ही करना था बच्चों, ठीक है? जाओ।